बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद शान है और मैं भावलपुर में एच स्पेशलिस्ट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर मैं खासकर छाती के मुराज के हवाले से और मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो आपसे गुजारिश हमेशा की तरह रहेगी कि अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक वो ये है कि अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दमा के मरीज़ ख़ास तौर पे कि हमें दमा के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए या खाना चाहिए और किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। उसके बारे में कुछ ऐसी मिथ्स हैं या कुछ ऐसी पुरानी बातें हैं जो कि जिनके कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है लेकिन सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताता चलूँ कि दमा बुनियादी तौर पे हमारे फेफड़ों की एक बीमारी है जो कि एक सोजिश की वजह से आती है। हमारे माहौलियाती तब्दीली में कोई भी ऐसा फैक्टर ऐसा हो सकता है जैसा कि वो आजकल मौसम सरमा है, ठंड है और उसके अलावा को धूल मट्टी वगैरह है, हवाई आलूदगी है, स्मोकिंग है और उसके अलावा चावल वगैरह है। इस तरह से डिफरेंट बाहर से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे जिस्म में जब वो हमारे लंग्स के अंदर आते हैं तो उनकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है और उसकी वजह से एस्थमा हो जाता है। तो ये एक बुनियादी तौर पे एक एलर्जिक प्रोसेस है, यानी जिन लोगों को एलर्जी का मसला है उन लोगों को ये पूरे डिजीज़ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसका एक प्रॉपर इलाज है। तो इन पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए, उनमें सबसे पहले टॉप पे तो एक मिसकंसेप्शन है कि केले का इस्तेमाल या मूंगफली वगैरह का इस्तेमाल जो होता है या दूध का इस्तेमाल अगर आप इसके अंदर कर लेते हैं तो आपको जो आपके फेफड़ों के अंदर रेशा पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसा इसका एविडेंस बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने क्या करना है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। अक्सर पेशेंट्स ये कहते हैं कि हम फ्रूट्स तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे क्योंकि हमें बताया गया है कि इसकी वजह से रेशा पैदा हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने फल और सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी करना है क्योंकि फल और सब्जियों के अंदर कुदरती तौर पर ऐसे मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये सारे आपकी बॉडी को इस तरह से सपोर्ट करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स तो नेचुरली तौर के ऊपर उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है या बॉडी में सोजिश वगैरह है उसको कम करने की सलाहियत मौजूद है। तो जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि दमा तो पहले ही एक सोजिश की वजह से हमारे फेफड़ों के अंदर एक रिस्पॉन्स आता है जिसकी वजह से सांस खराब और डिफरेंट सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो आपने लाजमी फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है ताकि आपको जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं और इनका इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर वाइटामिन मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह की एक मुनासिब मिकदार मिलती है। दूसरे नंबर पे दूध का इस्तेमाल है। दूध का इस्तेमाल लाजमी आपने करना है। हाँ, इसमें ये आप लोगों ने एहतियात ज़रूर करनी है कि दूध ठंडा ना हो। अगर आप फ्रिज से निकाल के फौरी तौर पे दूध को कंज्यूम करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके गले को ख़राब करेगा और आपके गले के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से आपका जो दम है वो ख़राब हो सकता है। आप दूध को लाजमी इस्तेमाल करें। दूध को थोड़ा सा बॉयल कर लें या नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आप इस्तेमाल करें। ये लाजमी आप लोगों के लिए ज़रूरत है क्योंकि एक चीज़ याद रखें, जो दमा के मरीज़ हैं उनके अंदर पहले से ही जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है वो थोड़ा सा वीक होता है। उसकी वजह ये है कि अक्सर लोग ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ओरल स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारी सोसाइटी में पहली दमा के बारे में जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। तो क्या करते हैं कि वो लोकल किसी न किसी अथाई के पास चले जाते हैं, वहाँ से कुछ स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगवा लेते हैं या स्टेरॉइड की वो गोलियाँ वगैरह खा लेते हैं जिससे वक्त और उनका जो सांस का मसला ठीक हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड खा रहे होते हैं तो आपकी जो बॉडी की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसके अंदर कमी आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपको बॉडी में इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है और स्टेरॉइड के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के ऊपर आपको शुगर भी हो सकती है और आपकी हड्डियाँ बहुत हद तक कमज़ोर हो जाती हैं। ये जो एक बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है। तो याद रखिएगा कि दूध का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। इसके अंदर बहुत ही ये एक इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स वाइटामिन वगैरह होते हैं और कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह होते हैं जो कि आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कि आपने विटामिन डी का इस्तेमाल लाजमी करना है। ये एक काफ़ी ज़्यादा मैं इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस कर चुका हूँ। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। विटामिन डी का बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रोल है। आप अभी जब कोविड आया था तो उसमें भी जितने भी पेशेंट्स थे हमने उन लोगों को विटामिन डी बहुत खुल के प्रिस्क्राइब किया था। इसके ऊपर रिसर्च आई थी कि विटामिन डी ना कि आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है बल्कि आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको बहुत हद तक सपोर्ट करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत बहुत हद तक बढ़ जाती है और आप मामूली छोटे मोटे इन्फेक्शन वगैरह से बच जाते हैं। तो याद रखिएगा कि विटामिन डी का लाजमी इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने भी जिक्र किया कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल ऐसे पेशेंट्स कर रहे होते हैं तो उनके अंदर हड्डियों की कमज़ोरी हो जाती है। तो एस्थमा के पेशेंट्स को विटामिन डी का इस्तेमाल रूटीन में करना चाहिए ताकि उनके अंदर अगर पहले से कुछ स्टेरॉइड वगैरह या किसी भी वजह से हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर हैं या मसल्स वीकनेस है तो ये विटामिन डी उनको बहुत हद तक सपोर्ट करेगा।
चौथे नंबर पे ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जो ड्राई फ्रूट है उसका इस्तेमाल लाजमी करें। ड्राई फ्रूट के अंदर भी मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह होते हैं और ये आपकी बॉडी को बहुत हद तक सपोर्ट करते हैं और आपके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर प्रॉपर एक एनर्जी बूस्टिंग एक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है और आपको लाजमी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए। पाँचवें नंबर पे ये है कि जो दमा के मरीज़ हैं उनको गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। किसी किस्म का कोई परहेज नहीं है, चाहे वो ब्रॉयलर है या फिश है, मटन या बीफ। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप बीफ का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जब आप वो बॉडी आपके स्टमक के अंदर वो जो गोश्त है उसका ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लग रही होती है। चूँकि एज़मा के पेशेंट्स पहले ही ज़्यादा वीक होते हैं तो उन लोगों को फिर जब आप बीफ इस्तेमाल करेंगे तो आपको फिर ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी कंज्यूम कर लेगी उस गोश्त को तोड़ने के लिए। तो थोड़ा सा आप उससे अवॉइड कर लें, लेकिन आप चिकन खुल के खा सकते हैं। फ़िश और जो मटन है उसको आप जितना आपका दिल करता है आप इस्तेमाल करें। एज़मा के पेशेंट को प्रोटीन इंटेक तो नॉर्मल पेशेंट से भी नॉर्मल बंदे से भी ज़्यादा करना चाहिए, तो ताकि आपकी जो प्रोटीन्स हैं वो आपके मसल्स हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग हो, जो आपके फेफड़ों के ऊपर जो बाहर मसल्स लगे हुए जो आपके पसलियों के साथ अटैच आपके जो पट्टे हैं उनको भी वो सपोर्ट करेगा। छठे नंबर पे ये कि आपने जूसेस का इस्तेमाल लाजमी करना है। याद रखिए बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जब भी पेशेंट को कहा जाता है कि आप जूस का इस्तेमाल करें तो वो क्या करते हैं कि जो मैन्युफैक्चर्ड जूसेस हैं, जो आर्टिफिशियल जूसेस हैं वो लेके आ जाते हैं, वो जो डब्बे में जूस उनको मिलते हैं। जब भी आपको जूस का कहा जाए तो आपने हमेशा फ्रेश जूस बनवा के मरीज को देना है। ऐसा नहीं करना कि आपने पहले से बना हुआ आर्टिफिशियल जूस वो ला के दे देना, उसके अंदर कोई एनर्जी वैल्यू उसकी नहीं है, ना उसके अंदर कोई ऐसे कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। तो हमेशा आपने जब भी जूस लेना फ्रेश जूस अपने पेशेंट को बनवा के दें। तो ये आज कुछ चंद एक ज़रूरी हदायत थी जो कि दमा के मरीज़ को बतानी थी कि वो इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में एक मेरी टिप ये है कि दमा का मरीज़ चाय और कॉफ़ी भी पी सकते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये आपकी बॉडी के अंदर जाके टेम्परेचर को रेगुलेशन में बहुत हद तक सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। डॉक्टर अहमद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।